Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of credit risk and its modeling. Basically, this is an introduction session to credit risk. Now, various topics to be covered in this session are introduction of credit risk, assessment of credit risk modeling, types of models, credit risk analysis, consumer credit risk, credit strategy, credit references, and finally, what is a default. So, now let's get started. First of all, the introduction of credit risk. Credit risk is the risk of loss due to a debtor's non-payment of a loan or other lines of credit. Basically, credit risk वो एक पर्टिकुलर रिस्क है जब ये अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होती है कि जो क्रेडिट दिया गया है वो रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा. क्रेडिट बेसिकली एक लोन है, वो लोन रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं. जो लोन की पेमेंट है वो कहीं नॉन पेमेंट तो नहीं हो जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल. हो सकता है कोई प्रिंसिपल ही नहीं पे कर रहा है या फिर जो इंटरेस्ट है वो नहीं पे कर रहा. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन द काउंटर पार्टीज. जो भी ऑब्लिगेटर है जिसने ऑब्लिगेशन है, जिसकी एक पर्टिकुलर रिस्क को कवर करने की, जिसकी ऑब्लिगेशन है पर्टिकुलर अमाउंट को देने की, जिन्होंने क्रेडिट बोरो किया है एक पर्टिकुलर कंसर्न से, उन्हें पे बैक भी करना पड़ेगा. सो द अनसर्टेनिटी वेदर द कंसर्न पर्सन विल पे बैक और नॉट इज द क्रेडिट रिस्क. Credit risk refers to the risk that a borrower will default on any type of debt by failing to make payments which it is obligated to do. So basically credit risk वो risk है जो एक borrower, वो अनसर्टिनिटी है कि अगर सपोज जो बोरोवर है उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं की, डेट की पेमेंट नहीं की, लॉन्ग टर्म लोन की, जिसकी वजह से जो पेमेंट है, जो ऑब्लिगेशन थी पेमेंट करने की, वो नहीं की गई. दिस इज़ द क्रेडिट रिस्क. अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसमें यहाँ कंसीडर करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक से कस्टमर लोन बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है. नाउ ड्यू टू एनी रीज़न वो जो लोन था रीपे नहीं किया गया, कस्टमर ने रीपे नहीं किया वो बैंक को लोन. इन दैट केस द क्रेडिट रिस्क इज़ इन्वॉल्व फॉर अ बैंक, बिकॉज बैंक ने तो फाइनली अमाउंट कस्टमर को लेंट कर दिया. नाउ रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टिनिटी है कि पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो अमाउंट पे करेगा या फिर नहीं. नाउ जो ये अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट भी दो तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. कस्टमर खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा या फिर नहीं, या फिर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट कस्टमर पे करेगा या फिर नहीं. बिकॉज बैंक के लिए तो फाइनली जो इंटरेस्ट है दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम. सो वो इंटरेस्ट भी कस्टमर पे करता है या फिर नहीं, इवन दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क. The risk is primarily that of the lender and include lost principal and interest, disruption to cash flows and increased collection cost. So basically जो risk है, credit risk है, वो primarily concerned होता है एक lender से, इंक्लूड करता है कि प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, डिसरप्शंस कितनी है कैश फ्लो में, कलेक्शन कॉस्ट कितनी ज़्यादा या फिर कम है. नाउ द लॉस मे बी कंप्लीट और पार्शल एंड कैन अराइज इन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस. जो एक पर्टिकुलर लॉस हो सकता है दैट बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, वो जो लॉस है हो सकता है वो कंप्लीट लॉस हो या फिर पार्शल लॉस हो. कंप्लीट लॉस अगर एक कस्टमर ने लोन अमाउंट रीपे कर दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, दैट इज़ बेसिकली द पार्शल लॉस. कंप्लीट लॉस कि प्रिंसिपल भी नहीं दिया प्लस इंटरेस्ट भी नहीं दिया. नाउ लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क. First, a customer may fail to make a payment due on a mortgage loan, credit cards, line of credit और other loans. बैंक आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने मॉर्टगेज लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, लेट्स सपोज, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कार्ड स्वैप कराते हैं, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस हो या ना हो, यू आर एबल टू मेक दी परचेजेस. नाउ बैंक आपके बिहाफ पे वो पेमेंट उस मर्चेंट को कर देता है. मीनवाइल आपको एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसमें आप वो अमाउंट को पे कर सकते हैं. नाउ इस ग्रेस पीरियड के लिए बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है. नाउ देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व कि बैंक ने तो पेमेंट कर दी मर्चेंट को, नाउ फाइनली कस्टमर वो पेमेंट बैंक को करेगा या फिर नहीं करेगा. दिस इज द क्रेडिट रिस्क. अ कंपनी इज अनेबल टू रीपे अमाउंट्स सिक्योर्ड बाय a fixed or a floating charge over the assets of the company. If suppose there is a company which was unable to pay the amounts, जितने भी उन्होंने फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किए थे एसेट्स पे, उसका अगर वो पेमेंट नहीं कर पाती, इवन दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट रिस्क.
देन अ बिजनेस और कंज्यूमर डज नॉट पे अ ट्रेड इनवॉइस व्हेन ड्यू। यूजुअली जब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्रेडिट पे होती हैं, कैश पे हर एक पेमेंट नहीं की जाती। सो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर डीलर को कुछ गुड्स जो है सेल किए हैं ऑन क्रेडिट, नाउ अगेन क्रेडिट रिस्क विल बी इन्वॉल्व कि जब वो पर्टिकुलर बिल जो इनवॉइस है वो ड्यू हो रहा है, उस टाइम वो ट्रेडर आपको पेमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ अनसर्टेन थिंग। देन अ बिजनेस डज नॉट पे एन एम्प्लॉयज़ अर्नड वेजेस व्हेन ड्यू। जब भी कोई एम्प्लॉय अगर बिज़नेस कंसर्न में काम करता है, उसकी रिटर्न में जो बिज़नेस कंसर्न है उनकी कंसिडरेशन में जो एफर्ट्स किए गए हैं उसके लिए कुछ सैलरीज कंपनसेशन बिजनेस देता है। नाउ अगेन अ रिस्क इज़ इन्वॉल्व, वाई? बिकॉज परफॉर्मेंस पहले हो चुकी है एंड जो कंपनसेशन है वो आपको मंथ एंड पे मिलती है। नाउ एम्प्लॉय आपको वो कंपनसेशन देता है या फिर नहीं देता, फुल दे रहे हैं, पार्शल दे रहे हैं, इवन दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिट रिस्क। Now, a business or government bond issuer does not make a payment on a coupon or a principal payment when due. जब भी सपोज अगर कोई कूपन इशू किए गए हैं, उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं की गई, देन एन इंसॉल्वेंट इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे अ पॉलिसी ऑब्लिगेशन। नाउ इंश्योरेंस कंपनीज जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचती हैं, फाइनली उनका जो मेन क्रक्स होता है, जो मेन फोकस है वो ये होता है कि सपोज़ इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग टू द इंश्योर्ड पर्सन, जो भी अगर प्रॉब्लम होती है उस केस में इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगी टू द इफेक्टेड पार्टीज़। नाउ इफ़ सपोज़ जो इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ये एश्योरेंस दी थी कि वो पे करेंगे टोटल अमाउंट, दैट कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट। नाउ इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर पाएगी, पेमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, इवन दैट इज़ द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व्ड। Then an insolvent bank won't return funds to our depositors. Usually banks होते नहीं हैं इतनी जल्दी इंसॉल्वेंट, बट इफ़ सपोज अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो जितने भी फंड्स कस्टमर्स के वहाँ पड़े हुए थे, दैट फंड्स विल नॉट बी रिटर्न बाय द बैंक बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी इंसॉल्वेंट। सो इन दैट केस ऑल्सो क्रेडिट रिस्क इज इन्वॉल्व। Then a government grants bankruptcy protection to an insolvent consumer or the business. उस केस में भी credit risk involved है। Now what are the various types of risk? जब हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज द क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। नाउ द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ डेटर बीइंग अनलाइकली टू पे इट्स लोन obligation in full or the debtor is more than 90 days past on any material credit obligation. So basically क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क कब होता है? जब वो अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होती है कि जो पर्टिकुलर डेटर है ही इज़ अनलाइकली टू पे इट्स लोन बैक। जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर लोन, उसकी वो ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करेंगे। ही इज़ अनलाइकली टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे वो फुल हो या फिर हाफ हो, या फिर 90 डेज़ हो चुके हैं उस डेट को जिसमें उन्हें पे करना था, ऑब्लिगेशन थी, मटीरियल क्रेडिट ऑब्लिगेशन थी। इवन इन दैट केस इट इज़ द क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क। It might impact all credit sensitive transactions including loans, securities and derivatives. जो credit default risk है उसका जो impact है वो credit sensitive transactions पे भी पड़ेगा, जैसे loans, securities और derivatives. Then we have concentration risk. Now concentration risk, basically this type of risk is associated with any single exposure or group of exposures with the potential to produce large enough losses to threaten a bank's core operation. Now concentration risk की जब हम बात करते हैं, basically वो particular kind of risk है जो एक single exposure या फिर group of exposure को deal करता है। Basically दो potential है to produce the large enough losses। एक बहुत ज़्यादा अगर प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अगर एक लॉस हो सकता है, उस केस में कंसंट्रेशन रिस्क होता है। नाउ इट मे अराइज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल नेम कंसंट्रेशन और इंडस्ट्री कंसंट्रेशन। हो सकता है एक पर्टिकुलर कंसर्न को ही ये रिस्क एक्सपोज हो या फिर पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज हो। देन द कंट्री रिस्क, द रिस्क ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ सॉवरेन स्टेट फ्रीजिंग फॉरेन करेंसी पेमेंट्स और व्हेन इट डिफॉल्ट्स ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस। नाउ कंट्री रिस्क कब होता है? बेसिकली जब एक पर्टिकुलर कंट्री अपनी फॉरेन करेंसी पेमेंट्स नहीं करती या फिर डिफ़ॉल्ट करती है अपनी ऑब्लिगेशंस में, दिस इज़ बेसिकली द कंट्री रिस्क। नाउ
इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, सो इंडिया बहुत सारी डेवलप कंट्री के साथ भी ट्रेड करती है. नाउ इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड दे विल बी मेकिंग पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसीज. सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिससे जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है वो रुक जाता है, वो पेमेंट्स टाइमली नहीं हो रही, in that case this is basically the country risk. Then what is the assessment of credit risk? जब credit risk को assess करना मतलब कितना risk involved है एक particular transaction में, एक particular industry में या फिर एक particular institution में. So in assessing a credit risk from a single counterparty, an institution must consider the 3 different issues. जब हम assessment of credit risk की बात करते हैं, एक business concern को बेसिकली 3 डिफरेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है. फर्स्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटीज़. नाउ व्हाट इज़ द लाइकलीहुड दैट द काउंटर पार्टी विल डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स ऑब्लिगेशन ईदर ओवर द लाइफ ऑफ द ऑब्लिगेशन और ओवर सम स्पेसिफिकाइड होराइजन सच एज ईयर. सो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कितना लाइकलीहुड है कि जो हमारी काउंटर पार्टी है वो डिफ़ॉल्ट कर देंगी, वो अपनी ऑब्लिगेशन पे नहीं करेंगी, एक स्पेसिफिक पीरियड तक नहीं करेंगी, फॉर एग्जांपल 1 साल तक या 2 साल तक, या फिर करेंगी ही नहीं. नाउ द बेसिक कैलकुलेशन इज़ डन फॉर एन ईयर होराइजन. दिस मे बी कॉल्ड द एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी. देन वी हैव क्रेडिट एक्सपोजर्स. नाउ क्रेडिट एक्सपोजर्स की जब हम बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली द इवेंट ऑफ अ डिफ़ॉल्ट. कितना एक्सटेंड तक आउटस्टैंडिंग है ऑब्लिगेशन एक पर्टिकुलर अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कितना लॉस बियर करना पड़ेगा. दिस इज़ बेसिकली इज क्रेडिट एक्सपोजर. Then we have recovery rate. Now in the event of a default, what fractions of the exposures may be recovered through bankruptcy proceedings or some other forms of settlement. So अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है डिफ़ॉल्ट का, सो कितना एक्सपोजर होगा एक पर्टिकुलर पर्सन को, बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग से कितना हम रिकवर कर सकते हैं जितने भी लॉसेस हुए हैं, कितनी सेटलमेंट हो सकती है वो बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग से, that is all considered in recovery rate. Then assessment of credit risk में there are a lot of roles which are played by banks या फिर financial institutions as well. Now many banks, investment managers and insurance companies hire their own credit analyst who prepare credit ratings for their internal use. जब हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, लाइक कुछ बैंक्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये अपने ही कुछ पर्सोनल्स को हायर करते हैं जो क्रेडिट एनालिस्ट होते हैं. ये अलग अलग बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग प्रिपेयर करते हैं फॉर द इंटरनल यूज़ ऑफ द कंपनी. कुछ फर्म्स ये जो डेटा है रिगार्डिंग द क्रेडिट एनालिसिस ऑफ द यूजर्स, other firms are in the business of developing credit rating for use by investors or other third parties. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो और कंपनी से या फिर और प्री इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन से ये डाटा परचेज करते हैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स. देन दोज क्रेडिट रेटिंग्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लिटिल और नो चार्ज टू इन्वेस्टर्स. नाउ अब जो भी क्रेडिट रेटिंग मिलती है पर्टिकुलर कंसर्न को, वो जो रेटिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स. कई रेगुलेटर्स ऐसे भी हैं जो क्रेडिट रेटिंग्स को भी डेवलप करते हैं. नाउ दिस इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट रेटिंग. नाउ अलग अलग रेट्स इसमें दिए गए हैं. नाउ AAA स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. हाईएस्ट रेटिंग है इस पूरे स्केल में. देन वी हैव AA, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को मीट करने की, बट नॉट as much of that is of A and A. Then we have single A. They have the strong capacity to meet financial commitments but somewhat सस्पेक्टेबल है टू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस. अगर हो जाती हैं तो हो सकता है वो उतना कॉम्पिटेंटली फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा ना कर सके. देन द अदर काइंड ऑफ रेटिंग इज BBB. एडिक्वेट कैपेसिटी है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए बट सब्जेक्ट टू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस. देन BBB- considered the lowest investment grade by market
participants. Then double B plus, considered the highest speculative grade by market participants. Then we have double B, less vulnerable in the near term but faces the major ongoing uncertainties to adverse businesses, financial या फिर economic conditions. अगर कुछ भी change होता है तो they are easily vulnerable. जब भी हम इन रेटिंग्स की बात करते हैं, हम इन रेटिंग्स में प्लस या फिर माइनस का साइन ऐड कर सकते हैं टू शो रिलेटिव स्टैंडिंग विद इन द मेजर रेटिंग कैटेगरीज. देन वी हैव बी, मोस्ट वल्नरेबल है. देन वी हैव ट्रिपल सी, करंटली वल्नरेबल है लेकिन डिपेंडेंट है फेवरेबल बिजनेस कंडीशंस में. फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी, फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, वो डिपेंड करेगा उस फेवरेबलनेस पे. देन वी हैव डबल सी, करंटली हाईली वल्नरेबल है, कोई भी चेंजेस आएंगे दे आर वेरी वल्नरेबल टूवर्ड्स दैट changes. Then single C, a bankruptcy petition has been filed or similar action has been taken but payment of financial commitments are continued. एक particular concern ने अगर petition file कर दी है, if they are in the procedure of declaring themselves as bankrupt but still वो अपनी financial state जो commitments हैं उनको पूरा कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स कर रहे हैं, then a particular concern will get the C grading. Then D, पेमेंट डिफ़ॉल्ट ऑन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. जब एक पर्टिकुलर कंसर्न डिफ़ॉल्ट करती है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के केस में, देन दैट पर्टिकुलर कंट्री और कंसर्न विल गेट डी ग्रेडिंग. नाउ क्राइसिल रेटिंग इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसीज. क्राइसिल की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो रेटिंग एजेंसी है इंडिया में वो क्राइसिल ही है. क्राइसिल ने नियर अबाउट 7,000 डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेट किया है, जिसकी जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन 295 billion USDs, which is equivalent to 11,80,000 crores issued by over 4,200 companies. क्रेसिल का जो ग्लोबल एनालिटिकल सेंटर है दैट इज़ GAC, वो सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव को. नाउ GAC प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रिसोर्सेज टू इम्प्रूव वर्क फ्लो एफिशिएंसीज. जो GAC है जो क्राइसिल का है, बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है सो दैट अ प्रॉपर स्टैंडर्ड एंड पुअर रिसोर्सेज वर्क फ्लो जो है, एफिशिएंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो सके, उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है टाइम टू टाइम. हैंडल्स एंड टू एंड एनालिटिकल प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग दोज प्रोसेसेस. प्रोसेस इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करता है, प्लस एक कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने में भी असिस्टेंस देता है. नाउ व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग? Credit risk modeling helps to estimate how much credit is at risk due to a default or change in the credit risk factor. कितने ऐसे factors हैं, कितने ऐसे हमें estimate करना कि रिस्क कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, कितने चांसेस हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा. दिस इज़ बेसिकली द क्रेडिट रिस्क modeling. By doing so, it enables the managers to price the credit risk they face more effectively. जितनी ज़्यादा uncertainty involved होगी उतने ही हिसाब से हम prices जो हैं fix कर देते हैं. It also helps them to calculate how much capital they need to set aside to protect against such risk. कितने funds की requirement होगी so that इस risk को वो effectively cover कर सके. It is also the concern of credit risk modeling. Now the market risk versus credit risk modeling. Now it is compared to market risk modeling. Credit risk modeling is a relatively new science. अगर हम compare करते हैं market risk modeling और credit risk modeling को, तो credit risk modeling is a new concept as compared to market risk modeling. Credit risk models जो हैं they are not a simple extension of market risk models. Credit risk बहुत ज़्यादा contextual है, वो बहुत ज़्यादा complex चीज़ें हैं. It is not just an extension of market risk models. जो time horizon हम लेते हैं credit risk में वो ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा बड़े period में को हम consider करते हैं in case of credit risk analysis. लीगल इश्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ क्रेडिट रिस्क. मार्केट रिस्क में क्रेडिट इश्यूज़ को हम इतना कंसिडर नहीं करते. द अपसाइड इज़ लिमिटेड वाइल द डाउन साइड इज़ ह्यूज. देन इफ़ द काउंटर पार्टी defaults while the contract has negative value, the solvent party typically cannot walk away from the contract. यूजुअली क्या होता है, जब अगर काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सॉल्वेंट पार्टी जो है दे कैन नॉट वॉक अवे लाइक दिस, दे कैन नॉट walk away from the contract. But if the default party goes bankrupt, the contract has positive value, only a fraction of funds owned will be received.
नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स? बेसिकली जब हम क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग की बात करते हैं, दो डिफरेंट तरीके के मॉडल्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल मॉडल्स एंड अदर इज द रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल्स. Then credit analysis. Now credit analysis is the method by which one calculates the credit worthiness of a business or an organization. Credit analysis एक method है जिसकी help से एक organization calculate कर सकती है, estimate कर सकती है कि कितनी credit worthiness एक particular business की या फिर organization की, कितनी कम chances हैं कि वो default करेंगे. This is basically the credit analysis. The audited financial statements of a large company might be analyzed when it issues or has issued bonds. So basically एक financial statement जो auditor ने दी है large companies की जो है, they must be analyzing when it issues or issues bonds. या फिर जो बैंक है they may analyze the financial statements of a small business before making or renewing a commercial loan. For example अगर ये कोई SMEs है, small या medium enterprises हैं, उन्होंने अगर लोन के लिए अप्लाई किया है बैंक के पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक विल बी एनालाइजिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे. ओनली देन उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लोन एक बैंक लोन की फॉर्म में दे सकता है SMEs को. सो इन दैट केस क्रेडिट एनालिसिस विल बी यूज्ड. द टर्म रेफर्स टू ईदर केसेस वेदर द बिजनेस इज लार्ज और स्मॉल. चाहे बिजनेस लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, दोनों ही केसेस में क्रेडिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. अनलेस एंड अनटिल क्रेडिट रिस्क एस्टिमेट नहीं किया जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं एस्टिमेट की जाएगी, क्रेडिट एनालिसिस ऑफ नो यूज़. क्रेडिट एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स. जब हम क्रेडिट एनालिसिस की बात करते हैं उसके लिए आज के टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं. लाइक रेशो ट्रेंड एनालिसिस है, देन वी हैव प्रोजेक्शंस एनालिसिस, या फिर हम डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं कैश फ्लोज का. क्रेडिट एनालिसिस also includes the examination of collateral and other sources of repayment as well as credit history and management abilities. So क्रेडिट एनालिसिस में एक बिजनेस फर्म ये भी कंसीडर करती है कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है प्लस मैनेजमेंट की एबिलिटी कितनी है. लेट्स से जैसे आप अगर नॉर्मल बैंक से अगर आप लोन बाय करते हैं तो देयर इज़ अ सेंट्रलाइज डाटा बेस जिसमें पूरा डाटा मेंटेन किया जाता है कि आपने कौन से बैंक से कितने टाइम के लिए कितने अमाउंट का लोन लिया था. अकॉर्डिंगली आपको एक रेटिंग दे दी जाती है, दैट इज़ योर क्रेडिट रेटिंग. तो इट विल डिपेंड अगेन, जब भी आप फ्यूचर में कभी लोन लेंगे आपके उस क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करेगा कि फर्दर आपको कितना लोन दिया जा सकता है. दैट इज़ बेसिकली योर क्रेडिट हिस्ट्री. आपने रीपेमेंट कितने टाइम पे किया है, क्रेडिट हिस्ट्री किस तरीके की है. देन वी हैव कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क. Now, consumer credit risk is the risk of loss due to a customer's non-repayment on a customer credit product such as mortgage, unsecured personal loans, credit card, overdrafts and etc. जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंज्यूमर कोई भी क्रेडिट लेता है और जो रिस्क इन्वॉल्व है कि कस्टमर वो क्रेडिट पे करेगा या फिर नहीं करेगा, दैट इज़ बेसिकली दी कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी बैंक ने उसके रिटर्न में, आपने पर्सनल लोन ले लिया बैंक से, बट देयर इज़ एन रिस्क इन्वॉल्व कि आप वो लोन रीपे करेंगे या फिर नहीं करेंगे, वो जो आपकी ऑब्लिगेशन है आप उसको पूरा करेंगे या फिर नहीं. This is basically the consumer credit risk. It could be also in the case of overdraft or credit card. क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपके अकाउंट में इतने फंड्स नहीं हैं बट बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, बट देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व कि अब आप बैंक को वो पेमेंट करते हैं या फिर नहीं. सेम इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट. आपके अकाउंट में लेट से इतना बैलेंस नहीं था बट यू हैव इशूड एंड चेक ऑफ द अमाउंट, जितना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है वो अमाउंट ज़्यादा है जो चेक पे मेंशन्ड है. यू विल आस्क फॉर अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम अ बैंक. बैंक ने उस टाइम तो वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में इंक्लूड कर लिया, आपका वो पूरा चेक पास हो गया, बट बैंक विल बी चार्जिंग सर्टन इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, प्लस जो एक्सेस ऑफ अमाउंट है जो आपको ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बैंक ने दिया है वो भी आपको रीपे करना है. सो देयर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व वेदर कस्टमर विल पे दैट अमाउंट और नॉट. नाउ कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. अब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन लेंडिंग टू कंज्यूमर्स हैव डिपार्टमेंट्स डेडिकेटेड to the measurement, prediction and control of losses due to credit risk. So basically जितनी भी companies हैं आजकल they are involved in lending to customers और पर्टिकुलर सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं जो ये एनालाइज करते हैं कितना रिस्क इन्वॉल्व है. दे कीप ऑन डूइंग द प्रेडिक्शंस, कितने लॉसेस हो सकते हैं या फिर कितना क्रेडिट रिस्क लेवल क्या है क्रेडिट रिस्क का.
फॉर एग्जाम्पल जब आप बैंक से लोन देते हैं, देयर इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट लोन का जो एस्टिमेट करता है कि आपको इतने ही अमाउंट का लोन दिया जा सकता है. दिस फील्ड इज़ लूजली रेफर्ड टू एज कंज्यूमर या फिर रिटेल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. हाउएवर द वर्ड मैनेजमेंट इज़ कॉमनली ड्रॉप्ड. तो बेसिकली जो ये प्रॉपर हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं, इसको हम यूजुअली कंज्यूमर या फिर रिटेल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं. Then we use scorecards as well in this case. Now scorecard is a common method for predicting credit risk is through the credit scorecard. कभी भी अगर business concern ने credit risk के बारे में कोई prediction करनी हो, the scorecard is the most common method for this. अब scorecard exactly होता क्या है? Scorecard एक statistically based model है जिसमें स्कोर्स दिए जाते हैं पर्टिकुलर कस्टमर्स को ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स, जो इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी को कि कस्टमर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा या फिर नहीं करेगा, वो पेमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा. नाउ इन कैलकुलेटिंग द स्कोर अ रेंज ऑफ डाटा सोर्सेज में बी यूज्ड. हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म से हम डाटा कुछ कलेक्ट कर लें, क्रेडिट रेफरेंसेस एजेंसी से उनकी कोई रेटिंग लें, और या फिर जो फॉर्म प्रोडक्ट्स उन्होंने भरे हैं, या फिर अगर कस्टमर ने ऑलरेडी कहीं से लोन लिया है तो वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं. इन सारी ही जगहों से वी विल बी कलेक्टिंग दी डेटा सो दैट फाइनली स्कोर्स विल बी गिवन टू द कस्टमर्स ऑन देयर क्रेडिट रिस्क. Now, what are credit references? Now, credit reference is the information, the name of an individual or the name of an organization that can provide details about an individual's past track record with credit. रेफरेंस देना बेसिकली आपके पास्ट रिकॉर्ड को बताना. तो जब हम क्रेडिट रेफरेंस की बात करते हैं, हो सकता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल्स दे रहा है, उनका पास्ट क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसे हम क्रेडिट रेफरेंस कहते हैं. वी हैव क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विच टिपिकली फिल्स द रोल. जैसे हमने स्टार्ट में क्रेसिल की बात की थी, तो क्रेसिल इज़ अ क्रेडिट रेफरेंस इंस्टीट्यूशंस एज वेल. तो ये जो रोल है बहुत सारी एजेंसीज आजकल पे करती हैं. पोटेंशियल लेंडर्स हैं, दे कंसल्ट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनसे इंफॉर्मेशंस लेते हैं. एप्लीकेशन को तभी आगे फॉरवर्ड किया जाता है जब हमें कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलता है रिगार्डिंग दी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. अब हम क्रेडिट रेफरेंसेस को यूज़ किस तरीके से करते हैं? क्रेडिट रेफरेंसेस आर यूज टू हेल्प लेंडर्स quantify the risk of lending to a given applicant or to determine overall credit worthiness. So जो credit references हैं उनको basically lenders use करते हैं ताकि जितना भी risk involved है एक particular lending में, एक particular risk कितना involved है एक particular क्रेडिट को देने में एक पर्टिकुलर एप्लीकेंट को, उस सब क्रेडिट वर्दीनेस को एस्टिमेट किया जा सके, उसको हम क्वांटिफाई कर सकें, उसे कुछ नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकें. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक एप्लीकेंट है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है इट इंडिकेट्स कि उन्होंने प्रॉपर टाइमली पेमेंट्स कर दी हैं, सो अ पर्सन में जज इट कि उनको एप्लीकेशन जो है पास कर देना चाहिए और उनकी जितनी भी लोन है रिक्वेस्टेड अमाउंट उनको वो लोन दे देना चाहिए. देन देयर कम्स दी डिफ़ॉल्ट्स. डिफ़ॉल्ट्स एग्जैक्टली तब होते हैं जब कंज्यूमर्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंसर्न, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जिन्होंने क्रेडिट लिया है बट पे नहीं किया ऑब्लिगेशन को, दिस इज़ बेसिकली टर्म्ड एज डिफ़ॉल्ट. In finance, default occurs when a debtor has not met its legal obligations according to the debt contract. Basically, डिफ़ॉल्ट कब होता है? जब एक पर्टिकुलर डेटर है जिसकी ऑब्लिगेशन थी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट को पे करने की, उन्होंने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया. एग्जाम्पल, इट हैज़ मेड अ शेड्यूल्ड पेमेंट और हैज़ वायोलेटेड अ लोन कन्वीनियंट ऑफ द डेट कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई शेड्यूल्ड पेमेंट थी कि आफ्टर 1 मंथ मिस्टर ए सपोज टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़, अगर उन्होंने वो पेमेंट नहीं की, इट मीन्स ही इज़ अ डिफ़ॉल्टर. सो अ डिफ़ॉल्ट में अकर इफ़ द डेटर इज़ ईदर अनविलिंग और अनेबल टू पे देयर डेट. हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट, जो डेटर है जिन्होंने लोन पे करना था, ही इज़ अनविलिंग, वो लोन पे करना ही नहीं चाहते. एंड अदर ऑप्शन इज़ ही इज़ अनएबल, वो करना नहीं चाहते या फिर वो कर ही नहीं सकते. सो बेसिकली दो ऑप्शंस कैन बी देयर. दिस कैन अकर विद ऑल डेट्स ऑब्लिगेशन. हर एक तरह की जितने भी डेट्स इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब के साथ डिफ़ॉल्ट हो सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, मॉर्टगेजेस हैं, लोन्स हैं या फिर प्रॉमिसरी नोट्स हैं, इन सब में डिफ़ॉल्ट्स किए जा सकते हैं. द टर्म डिफ़ॉल्ट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी. बहुत डिफरेंस है इंसॉल्वी, बैंकरप्सी और डिफ़ॉल्ट में. नाउ डिफ़ॉल्ट इसेंशियली मीन्स अ डेटर हैज़ नॉट पेड अ डेट. डिफ़ॉल्टर का बेसिक जो मीन है वो ये है कि जो हमारा जितना भी अमाउंट ड्यू था एक डेटर से, जो डेट होता है वो पे नहीं किया गया है.
इंसॉल्विया ऑन द अदर हैंड एक लीगल टर्म है जब डेटर पे ही नहीं कर सकता, उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं रही कि वो पे कर सके, उसको हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं. देन व्हाट इज बैंकरप्सी? नाउ बैंकरप्सी इज अ लीगल फाइंडिंग दैट इम्पोजेस कोर्ट सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ दोज हु आर इंसॉल्वेंट और इन डिफॉल्ट. वो पर्टिकुलर पर्सन जो इंसॉल्वेंट है या फिर डिफॉल्ट है, जब लीगल कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करते हैं, लीगल फाइंडिंग्स ये होती हैं दैट पूरा जो पर्टिकुलर कोर्ट है वो सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कंसिडर्ड एज बैंकरप्सी. अब जो टाइप्स ऑफ डिफ़ॉल्ट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, डेट सर्विसेज डिफ़ॉल्ट एंड टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स. नाउ debt service default occurs when the borrower is unable to make a scheduled payment of interest or the principals. So basically जितना भी अमाउंट ड्यू था, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन वो नहीं पे कर पा रहा तो उसको हम बोलते हैं डेट सर्विस डिफ़ॉल्ट. वेयर इज टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हैपन्स, जो भी एक एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव कन्वेनिएंट था वो वायलेट कर दिया गया, जो रूल था उसको वायलेट किया गया, दैट इज टेक्निकल डिफ़ॉल्ट. Now these are some of the questions for your own practice. First, describe briefly the assessment of credit risk. Credit risk क्या होता है, उसको हम कैसे assess कर सकते हैं, उसको कैसे estimate किया जा सकता है. Then you are supposed to write short note on default. Default क्या होता है, कितने टाइप का defaults हो सकते हैं, defaulters क्या होते हैं, and then on the credit reference. Credit reference का exact meaning क्या होता है. That's all about this session. Thank you.